इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि परचेजेस क्या होते हैं, सेल्स क्या होती हैं, रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट किसको कहते हैं, एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, नेट प्रॉफिट किसको कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है और उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की क्या इम्प्लिकेशन होती है, परचेज एंड सेल्स रिटर्न क्या होती हैं, और डिस्काउंट्स अलाउड और डिस्काउंट्स रिसीव्ड क्या होते हैं। हर बिजनेस एग्जिस्ट करती है अपने ओनर्स के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए, कि अपने ओनर्स के लिए कुछ इनकम बना सके। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक सिंपल बिजनेस को ले लेते हैं। इस सिंपल बिजनेस में गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं अलग अलग तरीके से, कुछ ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट से, कुछ न्यूज़पेपर एड्स से, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से, जैसे OLX हो गई या मार्केट प्लेस हो गई। बिज़नेस इस तरह की गाड़ियाँ ख़रीदती है और फिर उनको अपने शोरूम पे ला के रखती है, और शोरूम पे जो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं उनको ये गाड़ियाँ बेच दी जाती हैं। ये एक सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस है, इसमें कोई भी एलिमेंट मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। अब आते हैं परचेजेस क्या होती है। जो भी बिजनेस स्टॉक ले रहा है बेचने के लिए उसको कहा जाता है परचेजेस। जैसे इस केस में बिजनेस जो भी गाड़ी खरीदेगा और इन गाड़ियों को आगे बेचने की नीयत से उसको ख़रीदेगा, तो इसको बिज़नेस के लिए इन्वेंट्री या परचेजेस कहा जाएगा। अब समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बिज़नेस ने एक गाड़ी ख़रीदी जो 18 लाख रुपए की थी, तो 18 लाख जो हैं वो इस बिज़नेस के परचेजेस होंगे। अब आते हैं सेल्स या रेवेन्यू के लिए। ये जो गाड़ी ख़रीद ली है इसको बिज़नेस अपने शोरूम में लाती है, इसको डिस्प्ले करती है शोरूम में, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो आएँ, इस गाड़ी को देखें और पसंद करें और ये ख़रीद लें। अब एक कस्टमर आता है और बिज़नेस के साथ नेगोशिएट करता है। जब नेगोशिएशन हो जाती है तो उसके बाद कस्टमर ये गाड़ी 20 लाख रुपए की ख़रीदने को तैयार हो जाता है। तो ये जो 20 लाख रुपए होंगे ये बिज़नेस के लिए एक इनकम होगी और बिज़नेस का रेवेन्यू या सेल्स कहा जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? अज्यूम करते हैं कि इस साल में बिज़नेस ने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन की है, एक गाड़ी ख़रीदी 18 लाख रुपए की और उसको बेच दी 20 लाख की। तो उस गुड्स को बेचने के जो प्रॉफिट हुआ है, सिंपल जो प्रॉफिट है बिज़नेस का, बाइंग और सेलिंग के रेट का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 20 लाख में से 18 लाख निकाले तो बच गए 2 लाख। तो इस बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो है 2 लाख। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस सारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिज़नेस इनकर करता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते उस गुड को ख़रीदने के लिए। तो वो गाड़ी तो बिज़नेस ने ख़रीद ली थी ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट से और उस गाड़ी को लाके अपने शोरूम पे रख दिया था। अब बिज़नेस जो और एक्सपेंसेस इनकर करता है इसको बेचने के लिए, जैसे कि शोरूम के जो ख़र्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसको एक्सपेंसेस कहा जाता है। मसलन इलेक्ट्रिसिटी देगी, सेल्समैन की सैलरी होगी, या अगर कोई स्टेशनरी वगैरह बिज़नेस यूज़ करता है तो ये एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते गुड्स को एक्वायर करने के लिए। तो इस एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं और अज्यूम करते हैं कि जो बिज़नेस ने एक्सपेंस इनकर किया है इस एक गाड़ी को बेचने के लिए वो है 50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने पहले देख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट था 2 लाख, और एक्सपेंसेस जो हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है परचेजेस से वो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल नंबर आता है उसको कहा जाता है बिज़नेस में नेट प्रॉफिट। इस केस में 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट में से 50,000 एक्सपेंसेस निकाले तो नेट प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख। ये तो हो गई एक सिंपल सी एग्जांपल। अब प्रैक्टिकल टर्म्स में बिज़नेस जो होती है वो थ्रू आउट द ईयर स्टॉक या इन्वेंट्री ख़रीदती रहती है और बेचती रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक साल में जितने गुड्स हैं वो सारे बिक गए हों, कुछ उसमें से रह भी जाएंगे।
तो प्रैक्टिकल टर्म्स में कुछ बिजनेस के पास ओपनिंग स्टॉक भी होता है, यानी जो लास्ट ईयर का स्टॉक पड़ा हुआ है जो इस साल बेच दिया, और कुछ साल के एंड में स्टॉक ऐसा भी रह जाएगा जो बिजनेस नेक्स्ट ईयर बेचेगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अब समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक बिजनेस ने परचेजेस कर ली ड्यूरिंग द ईयर और साल के एंड में वो बेची नहीं, एक्सपेंस तो बिजनेस ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उस पूरे एक्सपेंस को अगर हम लेके जाएंगे तो ये अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड है जो एक्चुअली बिकी नहीं है, तो वो तो बिजनेस के पास एज एन एसेट अभी तक पड़ी हुई है। तो इस वजह से हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं। इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं समझने के लिए। जब हम अकाउंटिंग में ग्रॉस प्रॉफिट की या प्रॉफिट की बात करते हैं तो जितने यूनिट्स बिके होते हैं उनकी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। पहले वाली एग्जाम्पल में तो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जितने यूनिट्स खरीदे थे उतने यूनिट्स बेच दिए थे, तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। बट बिजनेस में प्रैक्टिकल टर्म्स में ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर की कुछ गाड़ियां भी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होंगी जो इस साल बेची होंगी, और कुछ इस साल गाड़ियां ख़रीदी होंगी जो साल के एंड तक बिकी नहीं होंगी। तो इसको फैक्टर करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस को एडजस्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई पढ़ता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स से मैच करता है। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि जो बिज़नेस है उसके पास पिछले साल की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। पिछले साल बिज़नेस के पास 20 गाड़ियाँ थी, 9 लाख रुपए के हिसाब से बिज़नेस ने ली थी। इस साल बिज़नेस ने मज़ीद 120 गाड़ियाँ और ख़रीदी जो बिज़नेस ने 10 लाख रुपए के हिसाब से ख़रीदी, और साल में बिज़नेस ने 90 गाड़ियाँ बेची जो बिज़नेस ने बेची 13 लाख रुपए के हिसाब से। अब ओपनिंग स्टॉक का रेट अलग है, परचेजेस का रेट अलग है, तो इसमें बिज़नेस को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो बिज़नेस के पास पिछले साल की इन्वेंट्री थी वो बिज़नेस ने पहले बेची, फिर उसके बाद जो इस साल की इन्वेंट्री थी उसमें से गाड़ियाँ बेची, और जो आखिर में जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया वो नई रेट का रह गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। बिज़नेस के पास ओपनिंग स्टॉक था 20 गाड़ियों का 9 लाख रुपए के हिसाब से, तो ये बन गया 180 लाख। साल के दौरान बिज़नेस ने 120 और गाड़ियाँ ख़रीदी 10 लाख रुपए के हिसाब से, तो ये बन गया 1200 लाख। और 30 यूनिट्स 30 गाड़ियाँ बिज़नेस के पास एंड में बच गई। 30 गाड़ियाँ कैसे बची? बिज़नेस ने 20 यूनिट पिछले साल के थे, 120 इस साल के ख़रीदे, तो टोटल हो गए 140। इसमें से बिज़नेस ने 90 यूनिट बेच दिए, तो आखिरी जो रह गए वो हो गए क्लोजिंग इन्वेंट्री के 30 यूनिट्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के हमारे पास हो गए 180 लाख रुपए, परचेजेस के हमारे पास हो गए 1200 लाख रुपए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो एक्चुअली बिज़नेस ने बेचा नहीं है, तो बिज़नेस के पास पड़ा हुआ है, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 30 यूनिट्स तो अभी तक बिज़नेस ने बेचे ही नहीं हैं, तो इसकी सेल्स में या प्रॉफिटेबिलिटी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो 30 इंटू 10 के हिसाब से 300 हमने माइनस कर दिए, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनी वो बनी 180 प्लस 1200 माइनस 300 जो कि 1080। तो बिज़नेस ने जो 90 यूनिट बेचे हैं वो बिज़नेस को पड़े 1080 लाख के, और बिज़नेस ने जो सेल्स की हैं, जो गाड़ियाँ बेची हैं, वो बेची हैं 13 लाख रुपए के हिसाब से 90 गाड़ियाँ, तो इसका टोटल बनता है 1170 लाख। तो बिज़नेस को जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1170 लाख माइनस 1080 लाख, जो कि बनता है 90 लाख।
अब हम डिस्कस करते हैं परचेज रिटर्न को और सेल्स रिटर्न को। जब बिज़नेस कुछ परचेजेस करता है और उसके बाद बिज़नेस ये फील करता है कि इसमें कोई डिफेक्ट है या अनवांटेड गुड है, तो इसको भी परचेजेस में से माइनस कर दिया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से भी ये माइनस हो जाएगा। जो परचेज रिटर्न होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है, और इसके अगेंस्ट जो पेएबल है, जो बिज़नेस ने पे करना है, उसको रिड्यूस करेंगे तो पेएबल्स डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरीके से जो सेल्स रिटर्न है, अगर बिज़नेस ने कोई गुड्स बेचे हुए हैं और उसमें कस्टमर को वो नहीं चाहिए या किसी डिफेक्ट की वजह से या किसी और वजह से, तो वो बिज़नेस के सेल्स में से माइनस हो जाएगा प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त। इसको कहा जाता है रिटर्न्स इनवर्ड या सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को एंट्री को डेबिट में नोट किया जाता है और इसके अगेंस्ट जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो अगर रिसीवेबल रिड्यूस होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट पे आता है और सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड को डेबिट किया जाता है। अब आपको समझाएंगे कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है या डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है। जनरली जब बिज़नेस कोई गुड्स उधार पे बेचता है तो उसमें अर्ली सेटलमेंट का एक डिस्काउंट दिया जाता है। मिसाल के तौर पे बिज़नेस ने कहा कि आप मेरे से कोई गुड्स ख़रीद लें और आप 30 दिन में इसके पैसे दे दें, लेकिन अगर आप 30 दिन से पहले पैसे देंगे तो मैं आपको इसमें कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। तो अगर बिज़नेस कोई डिस्काउंट देता है तो उसको कहा जाता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है वो बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंस है और सेल्स में से माइनस किया जाता है। इसी तरीके से वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बिज़नेस को खुद एक डिस्काउंट मिला हो अर्ली पेमेंट पे, तो डिस्काउंट्स रिसीव्ड भी बिज़नेस के लिए एक तरह की इनकम होती है, उससे बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाती है। डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्री होती है, डिस्काउंट अलाउड को हम कर देते हैं डेबिट, और उसके अगेंस्ट जो रिसीवेबल है वो कम हो रहा है तो रिसीवेबल को हम कर देते हैं क्रेडिट। डिस्काउंट्स रिसीव्ड के केस में डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में चली जाती है और जो पेएबल है, जो बिज़नेस ने पैसे देने हैं, वो रिड्यूस होता है तो पेएबल डेबिट हो जाता है।